ठीक है। तो जीव विज्ञान, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, कई हजारों शाखाएं हैं इसकी, लेकिन मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है, इसके फादर हैं थ्रियोफ्रास्टस। वहीं जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे उसके पिता कौन है? अरस्तु। वहीं जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु को माना जाता है। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, पादप विज्ञान के पिता थ्रियोफ्रास्टस। अब जीवों में जो सबसे सबसे यूनिट होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई होती है, वो होती है कोशिका। तो कोशिका प्रत्येक जीव की यानी कि चाहे वो पादप हो या जंतु हो, सभी की कार्यात्मक इकाई होती है और संरचनात्मक इकाई होती है, यानी उसी से जीव मिलकर बने होते हैं और उसी से अपने सारे काम करते हैं। सबसे पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी 1665 में। कब? 1665 में कार्क द्वारा की गई थी। कार्क एक मृत पदार्थ होता है, इसलिए इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कैसी थी? एक मृत कोशिका थी। वहीं सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी दांत के मेल से। दांत के मेल में इन्होंने क्या देखा? जीवाणुओं को देखा, और जीवाणु एक कोशिकी होते हैं, यानी इन्होंने कोशिका की खोज की, प्लस बैक्टीरिया की भी खोज कर दी, इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। तो पहली मृत कोशिका रॉबर्ट हुक 1665 में कार्क द्वारा, पहली जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दांत के मेल से जीवाणु की खोज की, इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। वहीं कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है, जिसे अपन हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसके पिता कौन है जिन्होंने कोशिका की खोज की? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक आते हैं और वो कहते हैं क्या? कोशिका सिद्धांत देते हैं कि हर एक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, हर एक कोशिका में नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, हर एक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना ही होता है, सारे काम कोशिका ही करती है। कौन बोला? स्लाइडेन और स्वान, डबल एस आते हैं, स्लाइडेन और स्वान आते हैं, और ये कहते हैं कोशिका सिद्धांत। अब कुछ इस प्रकार हमारे शरीर का स्ट्रक्चर होता है। सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो कोशिका रहती है। जब बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं, कैसी कोशिकाएं जो संरचना में और कार्य में समान होती है, वो एक ऊतक का निर्माण करती है, यानी टिश्यू बनाती है। और जब ऐसे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं जो संरचना में और कार्य में समान होते हैं, वो एक अंग का निर्माण कर लेते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ये सारे क्या है? तंत्र है। तो जब बहुत सारे अंग मिलकर तो तंत्र बनाते हैं, और जब बहुत सारे तंत्र आपस में मिल जाते हैं तो शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना? इसको अपन किससे इमेजिन कर सकते हैं? एक घर से। जैसे एक घर में सबसे बेसिक यूनिट होती है ईंट, ईंटों से मिलकर क्या बनती है? दीवार, दीवार ऊतक, और दीवारों से मिलकर एक कमरा बनता है, और जब बहुत सारे कमरे आपस में मिल जाते हैं तो घर का निर्माण हो जाता है। अगर ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर देखा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। कौन सी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। वहीं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना? ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ठीक है ना? प्रोटोजोआ है माइकोप्लाज्मा। वहीं सबसे लंबी कोशिका ये मानव में पाई जाती है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। इसे ही न्यूरॉन सेल या स्नायु कोशिका भी कहा जाता है। वहीं अगर सिर्फ मानव में यानी मेल और फीमेल की बात की जाए, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है, जो कि फीमेल में पाई जाती है। वहीं सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, जो कि मेल में पाई जाती है। ठीक है ना? वहीं सबसे लंबी कोशिका अगर ओवरऑल में मानव में पाई जाती है, तो मानव की तो सबसे लंबी होगी ही। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तो अब एक एक करके अपन कोशिका के अंगों को देखते जाते हैं, लेते जाते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो कोई भी कोशिका है वो एक गेंद के समान होती है, और गेंद के सबसे ऊपर दिखता है हमें कवर। कवर को जैसे ही खोलते हैं बिल्कुल पानी पानी मिलेगा अपने को, और पानी को भी दो भाग में बांट दिया। एक जो सीधे कवर को खोलेंगे और जो अंदर मिलेगा, ठीक है ना, उसे बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य। वहीं एक जो बड़ी गेंद है यानी कोशिका है, उसके अंदर एक छोटी गेंद और मिलती है अपने को, उसमें भी पानी भरा होता है, उसे हम केंद्रक बोलते हैं। चूंकि केंद्रक के अंदर भरा होता है द्रव, इसलिए उसे हम केंद्रक द्रव बोल देते हैं। वहीं इस द्रव में बहुत सारे अंग पड़े होते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी यूनिट्स पड़ी होती हैं जो अलग अलग कामों को जिम्मेदार होती है, इसीलिए हम उन्हें कोशिका का अंग कह देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे, और कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली। ये पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है।
ये सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कुछ चीजों को आने देती है, कुछ चीजों को रोक लेती है। इसका निर्माण प्रोटीन और लिपिड से होता है। तो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड। और प्रोटीन और लिपिड किस सीक्वेंस में या किस प्रकार जमे होते हैं, इसके बारे में सबसे अच्छी या सबसे उत्तम जानकारी दी है सिंगर तथा निकलसन ने। किसने? सिंगर तथा निकलसन ने। और इन्होंने जो मॉडल दिया उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी कि एक फ्लूइड यानी लिपिड रहेगा, उसमें मोज़ेक यानी टाइल्स के रूप में प्रोटीन जमे होते हैं। अगली है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब दीवार। दीवार कैसी होती है? बिल्कुल कठोर। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये उसके ऊपर का आवरण होता है कठोर, जो कि सेलुलोज से बना होता है। तो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, अधिकांशतः सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन कुछ जीव जैसे कि कवक हो गए उनमें काइटिन की, वहीं जो बैक्टीरिया हो गए उनमें पेप्टिडोग्लाइकॉन की कोशिका भित्ति बनी होती है। किसकी? जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकॉन, कवकों में काइटिन की, बाकी सब में सेलुलोज की। ये कठोर होती है और सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। ये कैसी होती है? पारगम्य। कोई भी आओ कोई भी जाओ, इसको कोई मतलब नहीं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल होती है। अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, या हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। इसके खोजकर्ता थे आल्टमैन। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? श्वसन अंग होता है। इससे हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एटीपी बनाते हैं। यानी कि ये ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। जो कि हम ऊर्जा पाने के लिए क्या करते हैं? आटा खाते हैं। तो इसलिए आल्टमैन ने इसकी खोज की, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। ये कोशिका का श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। किसका? कोशिका का। ये क्या करता है? ये इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन सा? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल की सहायता से ये जो हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन लाई जाती है, प्लस ब्लड में ही ग्लूकोज पड़ा रहता है, इन दोनों को लेती है और क्रेब्स साइकिल से होते हुए 38 एटीपी का निर्माण कर दिया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनती है। ये द्विझिल्ली युक्त होता है। कितने झिल्ली? द्विझिल्ली, यानी दो झिल्लियों से बना होता है। इसके आंतरिक घुमावदार झिल्ली को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसमें यानी माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, जो कि इनमें पाया जाता है पादपों में, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी पाया जाता है। खास बात क्या है? ये कोशिका में डीएनए सिर्फ केंद्र के अंदर ही पाया जाता है। ये दो कोशिकांग ही अपवाद हैं जिनमें कि डीएनए होता है, इसलिए इन्हें कोशिका के अंदर की कोशिका भी कहा जाता है। कोशिका की कोशिका, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी बॉडी, कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। इसका काम क्या है? कैमिलो गोल्गी का बस का काम है इसका, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम है, परिवहन का काम करता है, प्लस लाइसोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? कटोरी जैसा होता है गोल्गी बॉडी। अगला है वैक्यूल या रिक्तिका। जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में वैक्यूल पाई जाती है। पादपों में ये बड़ी होती है, बड़े बड़े आकार की। क्यों? क्योंकि पानी की आवश्यकता पादपों को ज्यादा होती है। और जंतुओं में छोटे आकार की होती है। इसका काम है पानी को स्टोर करके रखना। अंतःप्रदवी जालिका। अगला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को पिचकने से बचाती है, मजबूती प्रदान करती है। दो प्रकार में बांटा गया है इसे, चिकनी और खुरदरी, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी का काम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फैट और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। वहीं खुरदुरी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ होती ही इसलिए है क्योंकि इस पे छोटे छोटे डॉट के रूप में राइबोसोम चिपके रहते हैं। चूंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसलिए ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका निभाती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है राइबोसोम। इसके खोजकर्ता थे रॉबिन्सन। कौन थे? आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर रॉबिन्सन। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक प्रकार के यानी पुराने जीवों में पाया जाता है, जैसे कि जीवाणु, और 80S ये यूकैरियोटिक जीवों में यानी पादपों में और जंतुओं में, यानी हम में कौन सा होगा? 80S होगा। लाइसोसोम पाचन का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। किसका? कोशिका का। इसे सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चीज़ों को, जो भी फालतू पदार्थ है उनको खा के पचा देता है। इसमें HLE यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जिसे हिंदी में जल अपघटक एंजाइम भी कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि इसमें जो एंजाइम है वो बहुत ही तगड़ा होता है। अगर ये किसी कारण से फट गया, कौन, लाइसोसोम, तो पूरी सेल को ले डूबता है। इसलिए इसकी खोज किसने की, डी डुवे ने। और एटम बम, क्योंकि जहाँ भी एटम बम फटता है वहाँ पर कुछ नहीं बचता, इसलिए ये एटम बम के समान है। वहीं सुसाइड वेग कहा जाता है, क्योंकि ये फट गया यानी सुसाइड कर लिया। आरबीसीएस में ये नहीं पाया जाता, यानी रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, प्लस केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। सेंट्रोसोम या तारक काय, हिंदी में क्या बोलते हैं, तारक काय, ये नलिका रूपी संरचना होती है, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, सेंट्रोसोम। पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिकाओं में विभाजन तो होता है। तो पादप कोशिकाओं में विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है सेल प्लेट। क्या होता है, सेल प्लेट, उनमें एक अलग संरचना होती है, ठीक है ना। सर्वाधिक विभाजन वाली कोशिकाएं लीवर की हेपेटिक सेल्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, यानी इनमें सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। वहीं सबसे कम विभाजन की क्षमता होती है न्यूरॉन सेल में, इनमें यानी कि सेंट्रोसोम की संख्या कम होती है। प्लास्टिड या लवक, ये केवल पादपों में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कैसे होते हैं, हरे होते हैं। काम क्या होता है, भोजन का निर्माण करना, ठीक है ना। यहाँ पर 2 भाग में बटा होता है क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है जिसे हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। वहीं स्ट्रोमा में अंधकार यानी बिना प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। वहीं जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यानी कि अवर्णी लवक, ये कलरफुल नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट ने भोजन बनाया है उसको स्टोर करना, खाद्य संग्रहण करना। वहीं क्रोमोप्लास्ट, इसे वर्णी लवक भी कहते हैं, इसका काम क्या है, रंग प्रदान करना, जैसे फूल हो गया, बीज हो गया, जितनी भी कलरफुल चीज़ें पादपों में दिखती है वहाँ पर कलर क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, जंतु कोशिका का केंद्रक, लेकिन पादप कोशिका का क्लोरोप्लास्ट। केवल हरे भाग में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, भोजन निर्माण करता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, भोजन संचय करता है, जड़ और फल में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है, फल, फूल और बीज में पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि लाइक अ पिन, कौन है, मिर्ची। तो लाइकोपिन, मिर्ची और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। मिर्ची और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। बीटानिन, चुकंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण होता है। जेंथोफिल, हल्दी और जितने भी पीले फल होते हैं जैसे आम, उनका पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। वहीं केरोटीन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। सीलिया और फ्लैजेला, ये गति प्रदान करते हैं। सीलिया छोटे आकार के होते हैं, फ्लैजिला बड़े आकार के होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, गति प्रदान करने का काम करते हैं, केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जलीय जीवों में पाए जाते हैं। केवल जंतु में और जंतुओं में भी जलीय जीव में पाए जाते हैं सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया छोटा, फ्लैजेला बड़ा। प्रोटोप्लाज्म, इसे हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, यानी जीवों के लिए ये द्रव्य है, यानी लिक्विड है, अमृत है। ये नहीं होगा तो जीव ही नहीं होगा। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म 2 भाग में बांट रखा है इसे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किन किन के बीच में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भरा हुआ है उसे बोलते हैं अपन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म खोज करता थे पुरकिंजे, 80% जल होता है, इसलिए हम बोलते हैं जल ही जीवन है। जल का जीवन का आधार होता है और सूखने से बचाता है, कौन, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है। केंद्रक न्यूक्लियस क्या होता है, इसके खोज करता थे रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक कोशिका के, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, प्लस नियंत्रक होता है। अनुवांशिक पदार्थ इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। याद कैसे रख सकते हैं रॉबर्ट और ब्राउन में, तो सेल छोटा वर्ड है, जो हुक है वो छोटा वर्ड है, तो सेल की खोज हुक ने की थी, और ब्राउन बड़ा वर्ड है, और न्यूक्लियस बड़ा वर्ड है, तो न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन और हुक में, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में कौन कौन से अंग एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, कौन कौन से सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो एनिमल सेल गोल होती है और अपेक्षाकृत छोटी होती है, किससे, प्लांट सेल से। तो गोल होती है,
और छोटी होती है। प्लांट सेल चौकोर होती है और बड़ी होती है, किससे? एनिमल सेल से। वैक्यूल एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में छोटे आकार के वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल में बड़े आकार के वैक्यूल्स होते हैं। अब कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं, सेल ऑर्गन्स, जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो उनको याद कैसे रख सकते हैं कि सुसाइड और बंटवारा सिर्फ मानव ही करता है, यानी सिर्फ जंतु ही करते हैं। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा। वहीं बंटवारा, कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाएगा। इसके अलावा सीलिया और फ्लैजेला भी केवल एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। वहीं प्लांट सेल में कौन कौन से? तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल, क्योंकि मजबूती की आवश्यकता किसे है? पेड़ को। तो प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, प्लस क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, यानी कि प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? प्लांट में। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सारे दोनों में पाए जाते हैं। अब इनको विकसित और अविकसित कोशिका के आधार पर या विकसित अविकसित जीवों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किनको? सेल्स को। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी पुराना, तो प्रोकैरियोटिक सेल ये अविकसित होती हैं और प्रारंभिक प्रकार की होती है और छोटे जीवों में या प्रारंभिक प्रकार के जीवों में पाई जाती है। ये सूक्ष्म जीवों में मिलती है। इनमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो अविकसित होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, राइबोसेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इस कारण ये श्वसन जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से ही, प्रोटोप्लाज्म से ही करती है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित होती है, बड़ी होती है। इनमें राइबोसोम 80 इस प्रकार का होता है, केंद्रक विकसित होता है और ये बड़े प्रकार के यानी विकसित जीवों में पाई जाती है। और इसे ही हमने आगे जाके दो भाग में बांट दिया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। किसको? यूकैरियोटिक कोशिका को। अब देखते हैं अपन क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो केंद्रक के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। मानव में 23 जोड़े, कितने? 23rd पेयर, 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसके खोजकर्ता थे वॉल्डेयर। कौन थे? क्रोमोसोम के खोजकर्ता वॉल्डेयर। क्रोमोसोम के खोजकर्ता वॉल्डेयर। क्रोमोसोम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे सैटेलाइट बोलते हैं, मध्य वाला हिस्सा होता है उसे सेंट्रोमर बोलते हैं, वहीं नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे टेलोमर बोलते हैं। टेल कहाँ होती है? नीचे, सबसे लास्ट में, तो टेल, टेलोमर। ऊपर सैटेलाइट कहाँ भेजते हैं अपन? ऊपर। और बीच में सेंटर, तो सेंट्रोमर। ठीक है ना। क्रोमोसोम का ही एक हिस्सा होता है डीएनए और डीएनए का ही एक हिस्सा होता है जीन और जीन का ही एक हिस्सा होता है न्यूक्लियोटाइड। तो केंद्रक को जब हम खोलते हैं उसमें क्रोमेटिन नामक जाल होता है। क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम मिलते हैं हमें, जो कि मानव में कितने हैं? 46 हैं। क्रोमोसोम के अंदर देखेंगे यानी क्रोमोसोम किन से मिलकर बना हुआ है? तो डीएनए से। डीएनए किन से मिलकर बना हुआ है? तो जीन से। जीन के आगे अगर हम देखेंगे तो कोई भी एक बेसिक यूनिट ऐसी नहीं मिलती जो कि काम कर सो, यानी फंक्शनल यूनिट नहीं मिलती। जैसे कि मानव में अगर हम तोड़ते जाएं तो अंग को ऊतक में, ऊतक को सेल में, तो सेल के बाद कोई भी छोटी यूनिट नहीं मिलती है जो कि फंक्शनल हो यानी काम करती हो। जीन के बाद भी हम तोड़ सकते हैं न्यूक्लियोटाइड में, कोशिका को भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन वो काम का नहीं रहेगा। तो आनुवांशिकता की इकाई जीन को कहा जाता है। किसको? जीन को। और लक्षणों का निर्धारक भी जीन होता है। हर एक लक्षण के लिए कोई ना कोई जीन उत्तरदायी होता है। जीन की खोज जॉनसन ने की थी। जीन की खोज जॉनसन ने की थी। डीएनए का पहला अवलोकन यानी पहली बार देखा था काले बर्गर ने, कार्ल्स बर्गर ने। डीएनए को पहली बार किसने देखा? कार्ल्स बर्ग ने। वहीं डीएनए मॉडल यानी ये ऐसा होता है, वाटसन और क्रिक ने बताया। वाटसन और क्रिक ने बताया। तो क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर ने की थी। क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर ने, जीन की खोज जॉनसन ने, डीएनए का अवलोकन कार्ल्सबर्गर ने, डीएनए मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। अब केंद्रक में दो प्रकार के एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जिन्हें अपन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए और आरएनए। तो एक एक करके दोनों एसिड्स को देखते हैं। तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका मॉडल
वाटसन और क्रिक ने दिया था, और उनके अनुसार जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल यानी द्विकुंडलित संरचना होती है, दो सीढ़ी नुमा संरचना होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी पॉली मतलब होता है बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड एक पदार्थ है, और चेन मतलब श्रृंखला, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की एक श्रृंखला है। डीएनए वास्तव में और कुछ नहीं है, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जमा दिया तो वो डीएनए बन गया। ठीक है ना। अब जो डीएनए का एक फेरा होता है वो 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। कितने? 10, क्योंकि पूरा डीएनए तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो एक फेरा है वो 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, और उसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। यानी कि हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब अपन देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि डीएनए या आरएनए को समझने से पहले हमें समझना होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। क्यों? क्योंकि बने ही उससे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जमा दिए डीएनए बन गया, जमा दिए तो आरएनए बन गया। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड से। ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड भी दो भाग का बना होता है, एक तो होता है उसमें शर्करा यानी शुगर, और दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तो शुगर दो ही प्रकार की हो सकती है न्यूक्लियोटाइड में, या तो राइबोस होगी या डीऑक्सी राइबोस होगी, या तो राइबोस या डीऑक्सी राइबोस। अगर डीएनए की बात करेंगे तो उस न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबोस आ जाएगी, और अगर आरएनए की बात करेंगे तो उस न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर आ जाएगी। वहीं नाइट्रोजिनस बेस को फिर दो भाग में बांटते हैं, प्यूरिन और पिरिडिमिन। प्यूरिन और पिरिडिमिन, ये प्यूरिन भी दो होते हैं और पिरिडिमिन भी दो होती है। इन्हें याद रख सकते हैं अपन ATGC से, ATGC। तो ए और जी यानी एडेनिन और गुआनिन जो होता है ये प्यूरिन होता है, यानी प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस होता है। वहीं TC यानी थाइमिन और साइटोसिन, पिरिडिमिन नाइट्रोजिनस बेस होता है। ए हमेशा टी से यानी एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, वहीं गुआनिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ATGC। लेकिन डीएनए की बात करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा, लेकिन अगर आरएनए की बात करेंगे, जब हमें आरएनए बनाना रहेगा तो हम पिरिडिमिन में थाइमिन को हटाकर यहाँ पर यूरेसिल जोड़ देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएनए में नहीं होता है थाइमिन, या आरएनए में होता है यूरेसिल, तो थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ये अंतर होता है। यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर हमें डीएनए बनाना है तो इस न्यूक्लियोटाइड में बाकी सब सेम रहेगा। शुगर में हम डीऑक्सीराइबोस ले लेंगे और नाइट्रोजनस बेस में ATGC ले लेंगे। वहीं अगर हमें आरएनए बनाना है तो उस न्यूक्लियोटाइड के लिए हम राइबोस शुगर ले लेंगे प्लस ATGC में से T को हटा के U डाल देंगे, बस। आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये भी न्यूक्लिक एसिड है। यह एक कुंडलित संरचना है, ये डबल नहीं है, ये सिंगल पेयर है, बस। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा और डीऑक्सीराइबोस की जगह राइबोस आ जाएगा, बाकी सब सेम। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA, tRNA, rRNA। M फॉर मैसेंजर, T फॉर ट्रांसफर, R फॉर राइबोसोमल। mRNA बताता है कि कौन सा एमिनो एसिड चाहिए और उसकी पहचान करता है। mRNA क्या बताता है कि कौन सा एमिनो एसिड चाहिए, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये बताता है mRNA, मैसेंजर आरएनए। वहीं tRNA यह mRNA द्वारा चुने गए एमिनो एसिड्स को, यानी mRNA क्या करता है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें देखता है कि कहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड पड़ा हुआ है, उसकी पहचान करता है कि ये वाला चाहिए था। tRNA उसको उठा के राइबोसोम तक लाता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसफ़र करता है। वहीं rRNA क्या करता है, ये राइबोसोम को बताता है कि ये जो एमिनो एसिड आए ना इनको ऐसे ऐसे जमाओ, ये प्रोटीन बनाना है अपने को। तो राइबोसोम को एमिनो एसिड के सही श्रृंखला में जमाने में मदद करता है, अर्थात ये ट्रांसलेशन की क्रिया करता है। ट्रांसलेशन क्या होता है अभी देखते हैं। देखो, चार चीज़ें होती हैं, डीएनए से डीएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। क्या होता है? डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। देखो, RT-PCR टेस्ट तो आपने सुना है, कोविड-19 में खूब हुआ। RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। आरटीपीसीआर पूछ भी सकते हैं, याद रखना क्या है आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट होता है कोविड-19 के चेक करने के लिए, आरटीपीसीआर टेस्ट। हमने क्या है, हमने जितनी भी अभी तक मशीनें बनाई है उनमें हम सिर्फ डीएनए की टेस्टिंग कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा डीएनए है दिखने में, ये सीक्वेंस है, ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड है वो जमे हुए हैं। लेकिन जो कोविड-19 है यानी जो कोरोना वायरस है SARS-CoV-2, वो क्या है, वो एक आरएनए वायरस है, यानी उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है। तो हम आरएनए को तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो इसलिए आरएनए से डीएनए के प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों, क्योंकि ये रिवर्स है ट्रांसक्रिप्शन का, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, डीएनए से आरएनए का बनना। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, वहीं आरएनए से डीएनए का बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जबकि डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। रिप्लिकेशन मतलब फोटोकॉपी कर रहा है डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन। वहीं आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब अपन पढ़ते हैं कोशिका विभाजन। इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइटोसिस समसूत्री है कि मियोसिस, या अर्धसूत्री कौन है, समसूत्री कौन है। तो याद रखने का छोटा सा तरीका क्या है, माइटो बड़ा वर्ड है, मियो छोटा वर्ड है। तो माइटो बड़ा वर्ड है यानी कि ये सम, यानी कि इसमें पूरा विभाजन होगा, समान होगा बिल्कुल। और मियो छोटा वर्ड है यानी से आधी चीज है, तो आधी वर्ड है तो आधा होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो पादपों में सेल प्लेट होती है, किसके लिए, विभाजन के लिए उत्तरदायी। और जंतुओं में सेंट्रोसोम होते हैं, किसके लिए, कोशिका विभाजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। 3 प्रकार के सेल डिवीजन हो सकते हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ए माइटोसिस में क्या होता है, असूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। वहीं मियोसिस में यानी अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखो ए माइटोसिस में कुछ नहीं होता है, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है जैसे अमीबा है, कहीं नहीं, 2 भागों में टूट गई, बस हो गया, क्या हो गया, ए माइटोसिस, ए माइटोसिस, ठीक है ना। अब देखते हैं माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, नाम से स्पष्ट है हिंदी में, समसूत्र। सूत्र यहाँ पर बोला जा रहा है क्रोमोसोम्स को, किनको, क्रोमोसोम्स को। समसूत्र यानी जो भी कोशिकाएं बनेगी उनमें क्रोमोसोम्स समान रहेंगे। और अर्धसूत्री, आधे सूत्र, यानी जो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे वो आधे हो जाएंगे जो कोशिकाएं बनेगी, ठीक है ना। तो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। यूकेरियोटिक जीवों की सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स उन्हें बोलते हैं कायिक कोशिका, जैसे हाथ है, पैर है, बाल है, नाक, कान, सारी कोशिकाएं, स्पर्म को छोड़ के सारी कोशिकाएं और ओवम को छोड़ के सारी कोशिकाएं मेल और फीमेल में सोमेटिक कोशिकाएं कहलाती है, और उनमें विभाजन समसूत्री होता है, माइटोसिस होता है। समान सूत्र मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जैसे रहेंगे। शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, या कहीं चोट लग गई तो उसकी मरम्मत के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस ही होता है। 5 अवस्थाओं में बटा होता है। 5 अवस्थाएं, कितनी, 5। इनको याद करने का तरीका क्या है, पहली बात, किसी भी चीज में हम इंटर करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इंटर, तो पहली फेज हो गई इंटर। वहीं लास्ट में किसी भी जीव के क्या होती है, पूंछ, तो टीलोफेज। तो पहले इंटर करते हैं, लास्ट में टीलोफेज। वहीं जो बीच रहता है उसे बोलते हैं मीडियम यानी मेटा, मीडियम यानी मेटा, ठीक है ना। तो पहली जो फेज थी वो इंटरफेज है, इंटर किया। दूसरी है प्रोफेज, वो प्री बोर्ड पहले होती है, बोर्ड बाद में होती है, तो प्रोफेज। फिर बीच आ गया तो मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलो, पूछ सबसे लास्ट में, तो टीलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इंटरफेज क्या होता है, सबसे लंबी अवस्था होती है, पहली तो होती है, सबसे लंबी भी होती है। इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। अभी पढ़ा रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से का डीएनए में बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। क्यों, क्योंकि 2 कोशिकाएं बनने वाली हैं, दोनों में बराबर डीएनए, बराबर क्रोमोसोम्स जाने चाहिए, इसलिए जरूरी है कि जितनी भी चीजें उनका डबल कर दिया जाए ताकि दोनों में आधा आधा बंटवारा किया जा सके। क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं, अभी तक जोड़े में होते हैं, 23 जोड़े, ये अलग अलग हो जाते हैं। अगली है प्रोफेज, क्या होती है, प्रोफेज।
केंद्रक विभाजन होता है इसमें, यानी इसमें न्यूक्लियस बढ़ जाता है दो भाग में। कौन? प्रोफेज में। मेटाफेज बीच की होती है, अध्ययन की सुविधा से सबसे उपयुक्त मेटाफेज। स्प्लेंडर फाइबर्स का निर्माण मेटाफेज में होता है। स्प्लेंडर फाइबर्स का निर्माण मेटाफेज में होता है। स्प्लेंडर फाइबर क्या होता है? जो कोशिकांग है उनके बीच में एक रस्सी जैसा बन जाता है ताकि वो दो भाग में टूट पाए। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था, एना नाम के साथ एना, तो एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है। कोशिकांग ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी पोल्स की ओर बढ़ जाते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ जाएगा, एक उधर चला जाएगा, लाइसोसोम इधर आ जाएगा, कुछ उधर चले जाएंगे, ऐसे राइबोसोम है। ए से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब बढ़ जाएंगे, आधे ऊपर आधे नीचे, क्योंकि बीच में से लाइन खींचने वाली है, बाउंड्री होने वाली है। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था, कोशिकांग पोल्स की ओर चले जाते हैं, और पोल्स की ओर लेके कौन जाता है? सेंट्रोसोम। कौन जाता है? सेंट्रोसोम। टीलोफेज विभाजन संपन्न हो जाता है इसमें। अब देखते हैं मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्र यानी कि सूत्र आधे हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे। ये केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। तो मेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, और नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक है कि 46 ही क्रोमोसोम रहे, तभी वो मानव पैदा होगा, वरना दानव भी हो सकता है। अगर 46 चले गए तो फिर गड़बड़ हो गए। तो इसलिए आवश्यक है कि जो कोशिकाएं मिलकर नवजात शिशु का निर्माण कर रही हैं वो 23 क्रोमोसोम दोनों में हो। इसी के लिए मियोसिस होता है। मियोसिस में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है। मेल की जनन कोशिकाओं को स्पर्म कहते हैं, यानी शुक्राणु कहा जाता है, और मादा की जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ओवम। तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं, और ओवम में भी 23 यानी 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। अब खास बात क्या है कि कोई भी कोशिका है उसमें जो 46 क्रोमोसोम है, और जो फीमेल है उसमें भी जो 46 क्रोमोसोम है, इनमें से 44 यानी कि 44 यानी 22 जोड़े क्रोमोसोम तो एक जैसे होते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल क्रोमोसोम कौन से हैं? जो कि समान है। कितने होते हैं? 44 यानी 22 जोड़े। वहीं 2 क्रोमोसोम यानी एक जोड़ा ऐसा होता है जो मेल और फीमेल में अलग होता है, उसे बोलते हैं अपन ओलोसोमल। तो ऑटोसोमल एक जैसा, ओलोसोमल अलग अलग। ओलोसोमल मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। ठीक है ना। अब डिपेंड करेगा कि मेल में जब स्पर्म बन रहा है तो ऑटोसोमल से तो 22 आएंगे, वो तो एक जैसे रहेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी 22 आ जाए। लेकिन ऑटोसोमल में से अगर X आता है तो उस स्पर्म से महिला का निर्माण होगा, यानी फीमेल का, लड़की का निर्माण होगा। और अगर ओलोसोमल से Y आ जाए तो उससे लड़के का निर्माण होगा। ठीक है। लिंग निर्धारण कैसे होता है? ठीक है।